बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कितना दखल है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दखल है ही। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर बिहार के विकास में लगी, बिहार के पुनर्निर्माण में हम लोग लगे हुए हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है और उसमें पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जो संदेश जा रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक दया के पात्र बनकर रह गई है। कोई देखिए, दया की पात्र कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी इंसाफ पसंद आदमी, वो भारतीय जनता पार्टी को इतनी इज्जत देते हैं जितना जनता दल यू को देते हैं, क्योंकि वो एनडीए के नेता हैं और वो सबको बराबरी से साथ लेकर चलते हैं, बड़े हृदय के व्यक्ति हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो दुष्प्रचार होता है, कितना प्रचार होता था चुनाव से पहले कि बीजेपी का तालमेल रहेगा कि नहीं, क्या होगा, ये सब प्रचार होता था, दुष्प्रचार होता था, लेकिन वो सब झूठ साबित हुआ। जितनी सीटों पे बीजेपी लड़ी थी उतनी सीट पे जेडीयू भी उतनी सीटों पे लड़ी और हम लोग मिलकर लड़े और बिहार जीता। पूरे देश में संदेश गया। आज बिहार ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया, पूरे देश को रास्ता दिखाया है कि बिहार तरक्की कर सकता है। लेकिन पिछले साल नीतीश कुमार ने अपना हृदय बहुत छोटा कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार में नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा कि वो नहीं आएंगे। बिहार का चुनाव है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह की कोई भी शर्त नहीं रखी, ना इस बारे में बात हुई कि कौन आएंगे। वो सही है कि बिहार में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के अंदर खुद ही एक बड़ा नेतृत्व है और उस वक्त तय हुआ कि बिहार में जो कैंपेन करना है उसमें कौन कौन लोग कैंपेन कर सकते हैं, तो हम लोगों ने कैंपेन किया, ज्वाइंट कैंपेन किया। बिहार में तो डिमांड नीतीश कुमार जी की थी या सुशील मोदी जी की थी। किशनगंज में आपको भारी सफलता मिली थी और ख़ास करके एक मुस्लिम बेल्ट था और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि वो मुसलमान उनके साथ नहीं हैं, लेकिन आपने वहाँ सफलता हासिल की। लेकिन क्या कारण रहा कि फिर आप भागलपुर में अपना भविष्य अपनाने की कोशिश? देखिए कि जो माहौल हुआ था 2004 में, नीतीश कुमार जी बाढ़ से हार गए, सीपी ठाकुर जी पटना से हार गए, हुकुमदेव यादव जी मधुबनी से हार गए, राधा मोहन सिंह मोतिहारी से हार गए, मैं किशनगंज से हार गया था। लेकिन जो जितना वोट लेके मैं किशनगंज में जीता था उससे बहुत ज़्यादा वोट लेके भी हार गया था। तो जब बिहार का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए, तब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने मिलकर तय किया, पार्टी ने तय किया कि मैं भागलपुर से लड़ूं, क्योंकि उस वक्त मैं सांसद नहीं था। तो उन लोगों ने भागलपुर से, क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद ये उपचुनाव हुआ और एक टेस्ट केस था और भागलपुर जहाँ कभी लोग कहते थे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, वहाँ से शाहनवाज खड़े होंगे तो उनको कौन वोट देगा, मुस्लिम देगा कि नहीं क्योंकि बीजेपी में हैं, और बहुसंख्यक समाज के लोग देंगे कि नहीं कि शाहनवाज हैं, लेकिन दोनों समाज के लोगों ने मिलकर वोट दिया। लेकिन बिहार सरकार का एक मंत्री जो आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आपको हराने के लिए सारी कोशिशें की थी। नहीं, ऐसा तो किसी मंत्री ने मुझे हराने की कोई कोशिश नहीं की और जनता तो हमारे साथ थी और पिछली बार से ज़्यादा वोट से हम चुनाव जीते। बिहार में ये कहा गया कि करप्शन फ्री स्टेट हम बनाएंगे, लेकिन अभी भी आपकी पार्टी के लोग भी खुले तौर पे मानते हैं कि निचले स्तर पर करप्शन जारी है। अब देखिए, राजद के का लगाया हुआ जो पेड़ है करप्शन का, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक, और नीतीश कुमार जी उसको जड़ों को उखाड़ रहे हैं, करप्शन की एक एक शाख को वो उखाड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि करप्शन फ्री स्टेट बिहार को बनाएंगे। हम नहीं कह सकते कि करप्शन फ्री स्टेट हो गया है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि गंगोत्री जहाँ से चलती है, यानी मुख्यमंत्री ईमानदार है तो सबको ईमानदार होना पड़ेगा। कोई वहाँ पर जो लोग बेईमानी कर रहे होंगे उनको ये जानना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने ही एक डीएम को भी जेल भेजा था रिश्वत लेते हुए, तो किसी की माफ़ी नहीं है। बिहार में करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में भी जीतेंगे। करप्शन ख़त्म करने की मुहिम में उनकी पूरी पार्टी में सहयोग है? नहीं, वो पूरी तरह नीतीश कुमार जी का कद बिहार में ये है कि वो जो सोचते हैं उसको उसको अमली जामा सब लोग पहनाते हैं। तो देखिए, जब नेता बड़ा होता है तो उनका दिल भी बड़ा होता है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं और यही वजह है कि सारे समाज के लोग उनमें अपना चेहरा देखते हैं।
5 साल की सरकार चलाने के बाद उन्हें ये लगा कि एमएलए लैड का फंड में करप्शन हो रहा है, लिहाजा उसे उन्होंने ख़त्म करने की मुहिम चलाई और ख़त्म कर दिया। उसको लेकर के एमएलएज में अनरेस्ट है कि वो एक फ़ंड था जिसके जरिए लोकल स्तर पे डेवलपमेंट किया जा रहा था। नहीं तो डेवलपमेंट तो एमएलए का फंड एक तरह से ख़त्म नहीं हुआ, जितना फंड था उससे ज़्यादा का अधिकार एमएलएज को दे दिया उन्होंने कि वो जो अनुशंसा करेंगे उस अनुशंसा पे काम होगा। हाँ, काम टेंडर से हो। उन्होंने सांसद निधि के बारे में भी एक राय नीतीश कुमार जी की है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि देखिए सांसद निधि का काम बहुत अच्छा काम है, मैं इस काम को अच्छा काम मानता हूँ। लेकिन नीतीश जी का जो सुझाव है कि टेंडर प्रोसेस से ये काम हो, ये और सोने पर सुहागा है, क्योंकि बिहार को जो इतना पैसा सेंट्रल से इतनी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये जो सांसद निधि का पैसा वो भी आ रहा है, तो उसको वो रोकने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने इसमें भी टेंडर से काम होगा, तो चाहे विधायक के अनुशंसा का काम हो या सांसद के अनुशंसा का, ये सब काम टेंडर से होगा। बिहार में जितना भी काम होगा वो टेंडर से होगा, ये उन्होंने नीति बनाई है और मुझे लगता है इसमें वो कामयाब रहेंगे। इसलिए ये एमएलए विकास निधि ख़त्म किया गया क्योंकि सरकार ने खुद माना था कि इसमें करप्शन की बू आ रही है। नहीं, करप्शन की शिकायत तो आती थी कि एमएलए फंड या एमपी फंड, इन सब में बहुत जगह शिकायत रहती है, बहुत जगह अच्छा काम भी होता है। बहुत से लोग उसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। हमारे क्षेत्र भागलपुर जाइएगा तो मेरा विरोधी भी नहीं कह सकता कि सांसद निधि में करप्शन हो सकता। तो कुछ जगह काम अच्छा हुआ, कुछ जगह काम अच्छा नहीं हुआ। 7 महीने के अंदर, ये बिहार में दूसरी पारी की जो सरकार बनी है नीतीश कुमार की, 7 महीने के अंदर लालू यादव और रामविलास पासवान एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और जनता दल यू के कुछ एमपीज भी उस मुहिम को हवा दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, वो कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। आज जनता आरजेडी की और लोजपा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जनता ने सील बंद करके मोहर लगा के उनको कह दिया है कि रेस्ट कीजिए, और अगर वो सक्रिय हो रहे हैं तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में विपक्ष का रहना भी जरूरी है। तो ये क्या कह सकते हैं कि बिहार में जो मुहिम चली है लालू यादव की या रामविलास पासवान की, उस मुहिम में कोई दम नहीं है? कहाँ है मुहिम? मैंने तो कहीं देखी नहीं। अखबार में एक आध बार वो लोग धरने प्रदर्शन पर चले गए, बड़े नेता रहे तो एक आध बार फोटो छप जा रही है और एक आध बार कुछ लोग आके मिल जा रहे हैं। क्या ये माना जाना चाहिए कि बिहार से लालू यादव, आरजेडी और लोजपा का गठबंधन खत्म हो गया और अब उनकी कोई भूमिका बिहार की राजनीति में नहीं रह गई है? देखिए, मैं तो छोटी मुंह बड़ी बात में नहीं कहता हूँ। मैं उस तरह का नेता नहीं हूँ कि बहुत कठोर शब्दों का मैं उपयोग नहीं करता, लेकिन मैं बहुत शालीनता से ये कह सकता हूँ कि बिहार की जनता ने जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ है, आपके सवाल का जवाब बिहार की जनता ने दे दिया है। क्या उसका एक मायने ये हो सकता है कि जनता ने खारिज कर दिया दोनों दलों को? देखिए, राजनीति में कभी किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हम भी नहीं करते। लेकिन आज ये सही है कि इनकी जो नीति थी आरजेडी की या लोजपा की, इससे बिहार की जनता बेजार हो गई। इसको कोई उम्मीद की किरण इन पार्टियों में दिखती नहीं है। उनको दिखता है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे में विकास दिखता है, सुशील मोदी के चेहरे में विकास दिखता है, बीजेपी जेडीयू में विकास दिखता है। उनको लोजपा और आरजेडी में कुछ भविष्य नहीं दिखता, वो अतीत की बात लगती है। बिहार के राजनीति में जब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहां राज्य में मुसलमान भाजपा के साथ पूरी तरह आ सकता है? बिहार में आ ही रहा है। बिहार में आप चलिए हमारे साथ, मैं इंडिया न्यूज़ को आमंत्रण देता हूं कि आप मेरे दौरों को पूरा कवर करके एक बार देखिए, और आपके हिसाब से हम मुस्लिम बेल्ट में चलने को तैयार हैं। आप देखिए कि अगर किसी अन्य दल के अल्पसंख्यक नेता से ज़्यादा भीड़ नहीं आती हो सुनने, ज़्यादा लोगों का विश्वास ना हो, तो फिर आप हमको कहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल में कहा संसद शुरू होने के ठीक पहले कि विपक्ष को शर्मसार करने के लिए उनके पास काफ़ी मुद्दे हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई उनके इस बयान से? भ्रष्टाचार में घिरे हुए एक प्रधानमंत्री का ये बयान है कि तुम हमें कुछ कहोगे तो हमारे पास भी है। तो आप तो 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, कोई मुद्दे हैं तो लाइए। आपको पूरी चुनौती है कि अगर आपके पास कोई मुद्दे हैं, विपक्ष की कोई बात है, तो इतने दिन में आप ले नहीं आते। इतने दिन में भ्रष्टाचार को आप झेल रहे हैं, इतने दिन में आप नहीं ले आते। तो ये बयान उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनके पास कुछ होता तो वो लाते, और उनके तर्कश में जितने भी तीर हैं वो लाएं। भारतीय जनता पार्टी उनको झेलने को तैयार है।
क्या एक प्रधानमंत्री, एक स्टेट हेड होने के नाते प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? भाई देखिए, उनका बयान ये धमकी बड़ा बयान था, जो गांव मोहल्ले के नेता उपयोग जैसे करते हैं कि तुम ये कह रहे हो मैं भी ये कहूँगा। तो ऐसा बयान उनसे अपेक्षा नहीं थी। उनके बहुत चौंकाने वाला बयान था कि इस तरह का बयान उन्होंने दिया। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ मैं हूँ राजीव रंजन नाग।